हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में, जो कि है अध्याय 6 और है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, यानी कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या होता है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा पुराने चैप्टर का रिकॉल कर लेते हैं। पुराना चैप्टर था प्रकाशिकी यंत्र, चैप्टर नंबर 5। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा उसमें कि मानव नेत्र क्या होते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। मानव नेत्र एक फोटो कैमरे की भांति व्यवहार भी करता है, वो प्रतिबिंब भी बनाता है, जैसा फोटो कैमरा प्रतिबिंब बनाता है पर्दे पर, इसी प्रकार से मानव नेत्र क्या करता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो वो हमने समझा। साथ हमने दूरदर्शी देखे कि अपवर्ती दूरदर्शी होते हैं, सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, परावर्ती दूरदर्शी क्या होते हैं। साथ में हमने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बारे में भी जाना कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार हमें, जो हम किसी प्रकार के अपने शरीर में कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है हमारे ब्लड में या किसी प्रकार से बीमारी का पता लगाने के लिए हम उसका प्रयोगशाला में टेस्ट कराते हैं, लैब टेस्ट कराते हैं। तो उसमें हमें इन्फेक्शन देखने के लिए जीवाणुओं को देखना होता है। तो जीवाणु कैसे देखे जाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें उसमें हमने समझी, और साथ में हमने आंकिक उदाहरण, आंकिक प्रश्नों पर जो है वहाँ चर्चा की, आंकिक प्रश्न आपको समझाए जो कि एग्जाम में आने वाले होते हैं। और तो इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगे। तो आप जो स्टूडेंट उनको अभी तक नहीं देख पाए हैं वो उनको वहाँ जाकर कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं और हमारे साथ आज के इस जो है अध्याय को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो हमारा चैप्टर है ये, इसमें प्रकाश को हम किसी और नज़रिए से भी जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि इसमें तरंग सिद्धांत क्या होता है प्रकाश का, वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। प्रकाश को वैसे तो हमारा जो ये पूरी यूनिट ही चल रही है, जो पार्ट 2 हमारा चल रहा है कक्षा 12 का फिजिक्स का, तो उसमें क्या चल रहा है, प्रकाशिकी चल रहा है हमारा यूनिट। तो प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऑप्टिक्स का ये 6ठा चैप्टर है, ये मान के चलिए आप। तो इसमें प्रकाश के बारे में लगभग हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं, परंतु क्योंकि जानने की कोई सीमा नहीं होती, प्रकाश को और जानना भी आवश्यक है। तो और जानते हैं क्या होता है प्रकाश। तो हम कहते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? एक प्रकार की ऊर्जा है। और जब यह ऊर्जा हमारी आँख की रेटिना पर पड़ती है तो आँख की रेटिना पर प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, उनको ये ऊर्जा उत्तेजित कर देती है, और उत्तेजित करने के कारण हमें प्रकाश संवेदना का आभास होता है। यानी कि हमें महसूस होता है कि जैसे कि प्रकाश आ गया हो, जैसे कि सूर्य निकलता है तो सूर्य के निकलने के साथ हमें प्रकाश का अनुभव हो जाता है। तो ये क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। इसी प्रकार हम इसमें क्या देख सकते हैं, एक प्रभाव और मैं आपको समझाता हूँ इसका। एक होता है इसका ऊष्मीय प्रभाव प्रकाश का। तो प्रकाश का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? जैसे कि आप देखो, यदि कोई जो है लोहे का कोई बर्तन या फिर स्टील की कोई कटोरी, गिलास, बर्तन किसी भी प्रकार का आप जो है सूर्य के प्रकाश में रख दो, तो सूर्य के प्रकाश में कुछ देर रखने के बाद वो गर्म आपको महसूस होता है। आप उसे जब छूते हो तो वो आपको गर्म लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब क्या है कि प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव भी है, यानी कि प्रकाश गर्म भी कर देता है किसी वस्तु को। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हो गया? प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव होता है। तो बच्चों जानते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं? जैसे कि प्रकाश के मैंने गुण लिखे हुए हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका उदाहरण सीधा सीधा आप ये जान सकते हो कि यदि कहीं कोई बल्ब लगा हुआ है और उसके सामने कोई वस्तु लगा दी जाए, वस्तु रख दी जाए, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि उस वस्तु की छाया दीवार पर बन जाती है। तो दीवार पर बनने का कारण क्या है कि वह जो प्रकाश था वो सीधी रेखा में चल रहा था और उसने सीधी रेखा में चलते हुए उसका प्रतिबिंब जो है वो दीवार पर बना दिया। ठीक है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसके अलावा
जो दूसरा गुण है, माध्यम आवश्यक नहीं है, यानी कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। प्रकाश की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपको ये पता होगा कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है, अंतरिक्ष में बहुत अधिक दूरी पर से आता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने से पहले बहुत ज़्यादा दूरी वो अंतरिक्ष में चलता है, और अंतरिक्ष में क्या है, निर्वात, यानी कि निर्वात में चलता है वो। तो इसका मतलब निर्वात के अंदर कोई माध्यम नहीं होता, इसका मतलब इसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी माध्यम के बिना अपनी गति कर सकता है, अपना गमन कर सकता है। आती है बात प्रकाश में परावर्तन। तो प्रकाश में परावर्तन हम पढ़ कर आए हैं। प्रकाश में परावर्तन क्या होता है वो सब आप लोगों को पता है, बट फिर भी थोड़ा सा जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, जो आज वीडियो हमारी देख रहे होंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है, किसकी चिकने तल पर गिरता है। तो चिकना तल मैंने मान लिया जैसे कि कोई दर्पण, जैसे कि समतल दर्पण है, तो जब गिरता है तो इस प्रकार से ये अपवर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो ये गिरता है इस तरह से आपतित किरण, और इस प्रकार से परावर्तित हो जाता है, और बीच में एक अभिलंब आ जाता है, अभिलंब, और अभिलंब से जो ये कोण होता है आई, और ये जो कोण होता है आर, ये दोनों बराबर होते हैं। तो प्रकाश क्या करता है, परावर्तन भी करता है। साथ में प्रकाश में अपवर्तन का गुण भी होता है। अपवर्तन का गुण से मतलब क्या है कि यदि कोई दो माध्यम है, जैसे कि ऊपर ले लिया मैंने वायु और नीचे ले लिया मैंने जल, तो यदि कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से इस पृष्ठ पर गिरती है, ये होता है सीमा पृष्ठ, यानी कि जो वायु और जल के बीच में एक सीमा पृष्ठ है, तो सीमा पृष्ठ पर गिरती है, तो ये अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाती है इस प्रकार से, यानी कि ये क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है। इसे कहते हैं अपवर्तन होना। तो जब अपवर्तित हो जाती है तो इस प्रकार के जो घटनाओं क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि ये अपवर्तन भी करता है प्रकाश। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण, ये क्या होता है, यदि हम कोई प्रिज्म ले लें इस प्रकार से, तो प्रिज्म जब हम लेते हैं और इसके एक पृष्ठ पर, ये अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो अंदर अपवर्तित हो जाता है, और अपवर्तित होकर इस प्रकार से ये कलर्स में बढ़ जाता है, अलग अलग विभिन्न कलर्स में यानी रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, यदि ये बैंगनी रंग है तो ये सबसे ऊपर कौन सा होता है, लाल रंग होता है। तो इस प्रकार से रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं हम, प्रकाश में विवर्तन होता है। प्रकाश में विवर्तन क्या होता है, यदि कहीं से कोई प्रकाश आ रहा हो और उसके बीच में कोई अवरोध रख दिया जाए, और अवरोध में जो है कोई छिद्र कर दिया जाए, तो उस छिद्र के माध्यम से भी प्रकाश अंदर चला जाता है, तो उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, कि प्रकाश में क्या हो गया, विवर्तन हो गया। तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन हम लोग कहते हैं। ये सारे प्रभाव प्रकाश के जो अब तक नहीं पढ़ाए गए हैं, सब इनके चैप्टर्स आगे आएंगे, सब चैप्टर्स में अच्छी तरह से समझाया जाएगा। फिलहाल ये प्रकाश के गुण हैं, तो मैं गुणों के हिसाब से इनको बताता जा रहा हूँ आपको। प्रकाश में व्यतिकरण। तो प्रकाश में व्यतिकरण क्या होता है, तो प्रकाश के व्यतिकरण को आप इस तरह समझ सकते हो, यदि किसी जगह पर, किसी स्थान पर दो प्रकाश स्रोत रख दिए जाते हैं, तो उन प्रकाश स्रोत का जो संयुक्त प्रभाव होता है वो इस तरह से होता है उस जगह पर कि कहीं तो तीव्रता प्रकाश की बहुत ज़्यादा होती है और कहीं तीव्रता बहुत कम होती है, यानी कि अंधेरे जैसा भी स्थिति पैदा हो जाती है उस जगह पर। उस स्थिति को प्रकाश में व्यतिकरण कहते हैं, और व्यतिकरण के कारण ही कहीं तो प्रकाश बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है और कहीं प्रकाश बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगले गुण को देखते हैं इसके, प्रकाश में ध्रुवण। प्रकाश में ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश के ध्रुवण को आप इस तरह समझ सकते हो कि प्रकाश, यदि मैं बनाता हूँ इस तरह से, ये कोई प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलेगा तो उसके जो इस तरह से कंपन होते हैं, तो कंपन क्या होते हैं, सभी दिशाओं में कंपन होते हैं उसके, इस प्रकार से सभी दिशाओं में उसके कंपन होते हैं, यानी कि सभी दिशाओं में प्रकाश निकलता है। परंतु जब इस प्रकाश के रास्ते में कोई टूरमैलिन एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल को रख देते हैं, जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको। टूरमैलिन का क्रिस्टल किस तरह से रखेंगे हम, यदि इस प्रकाश स्रोत के मार्ग में
एक टूरमैलिन का क्रिस्टल, एक टूरमैलिन एक क्रिस्टल है, एक प्रकार का क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल को हम रख देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ हमने यहाँ पर एक क्रिस्टल रख दिया है इस प्रकार से, ये टूरमैलिन का क्रिस्टल है, ये टूरमैलिन का क्रिस्टल है। जब प्रकाश इसमें से पार होता है, इसमें से कोई इसमें से गुजर के जाता है, यानी कि प्रकाश किरण जब इसमें से गुजर के जाती है, तो गुजर के जाने के बाद जब यहाँ आती है इस जगह पे, तो जब बाहर निकलता है प्रकाश, तो प्रकाश का जो कंपन होते हैं वो केवल इस प्रकार से इसमें कंपन होते हैं प्रकाश के अंदर। यानी कि प्रकाश, इसकी टूरमैलिन की क्रिस्टल की अक्ष कौन सी थी? ये अक्ष थी। तो इस अक्ष के ही अनुदिश ऊपर और नीचे इस प्रकाश के कंपन होते हैं। तो जो प्रकाश इस तरह से जाता जाएगा, उस प्रकाश की किरण में केवल कंपन इस प्रकार से होंगे, ऊपर और नीचे। यानी कि ये सारे प्रकाश जो होगा वो सभी दिशाओं में ना जाकर अब वो टूरमैलिन से गुजरने के बाद केवल ऊपर और नीचे की दिशा में ही कंपन करेगा, उसके कण जो होंगे प्रकाश के। तो इसे क्या कहेंगे हम? प्रकाश का ध्रुवण कहेंगे। ये प्रकाश का ध्रुवण भी ध्रुवण वाले चैप्टर में समझाया जाएगा, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। और पढ़ते हैं प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव क्या होता है? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव को भी इस प्रकार समझ सकते हो, यदि किसी धातु पर यदि कोई प्रकाश पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, जिसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना कहते हैं। और साथ ही ऊष्मीय प्रभाव, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें ऊष्मीय प्रभाव भी प्रकाश में होता है। बच्चों अब देखते हैं प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। तो काफ़ी समय तक विभिन्न वैज्ञानिकों में विरोधाभास रहा। तो विरोधाभास की स्थिति का कारण ये था कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रकाश जो होता है उसकी प्रकृति कण प्रकृति होती है, यानी कि वो प्रकाश जो है वो कण प्रकृति का होता है। और कुछ ने कहा कि ये तरंग प्रकृति का होता है। तो यदि हम ये मान लेते कि जो प्रकाश है वो कण प्रकृति का है, तो विभिन्न जो प्रकाशीय घटनाएं होती हैं, तो विभिन्न प्रकाशीय घटनाएं जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन, ये संभव कैसे हुई? यानी कि ये संभव नहीं हो पाती यदि ये प्रकाश जो केवल कण प्रकृति का होता, तो विभिन्न प्रकाशीय परिघटनाएं संभव नहीं हो पाती। और वो परिघटनाएं कौन सी हैं? ये जो प्रकाशीय घटनाएं जो कौन सी होती हैं? जैसे कि अपवर्तन, परावर्तन। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, वर्ण विक्षेपण, तो इस प्रकार की जो घटनाएं थी वो संभव नहीं थी यदि प्रकाश केवल कण प्रकृति का होता। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह तरंग प्रकृति का होता है प्रकाश। तो यदि तरंग प्रकृति है तो इसके बारे में प्रश्न ये उठता है कि ये यांत्रिक तरंगे हैं? क्या है ये? यांत्रिक तरंगे हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो कौन सी तरंगे हैं? और यदि ये दोनों तरंगे भी हैं, कि यांत्रिक तरंगे भी हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी हैं, तो क्या ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं या फिर अनुदैर्ध्य हैं? तो किस प्रकार की ये तरंगे हैं? तो काफ़ी समय तक ये विरोधाभास चलता रहा और इस विरोधाभास के नतीजे के रूप में, परिणाम के रूप में न्यूटन का कणिका सिद्धांत आया। न्यूटन का कणिका सिद्धांत अस्तित्व में आया। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया और इन्होंने कणिका सिद्धांत का मतलब है कण के ऊपर, इन्होंने कण प्रकृति को माना कि प्रकाश जो कण प्रकृति का होता है, तो उन्होंने एक कणिका सिद्धांत दिया। और दूसरे थे हाइगेंस, ये भी वैज्ञानिक थे। तो हाइगेंस ने तरंग प्रकृति का सिद्धांत दिया। क्या दिया? तरंग प्रकृति का सिद्धांत दिया। तो ये सिद्धांत हैं क्या, इनको थोड़ा समझते हैं। तो पहले लेते हैं हम न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो बच्चों देखते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या होता है। यानी कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो इसमें क्या होता है कि ये न्यूटन ने शुरुआत में विकसित नहीं किया था, शुरुआत में इसे दिया था दकार्ते ने। दकार्ते ने 1637 में इसको दिया था। तो प्रकाश का कणिका मॉडल दकार्ते ने 1637 में प्रस्तुत किया। और उसने क्या करा,
जो दकार्ते था उसने स्नेल के नियम, जो स्नेल हम पढ़ा है पीछे, तो स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया। दकार्ते ने क्या किया, स्नेल के नियम को इस कणिका मॉडल के आधार पर व्युत्पन्न किया। फिर सर आइजैक न्यूटन जो थे, सर आइजैक न्यूटन ने इस मॉडल को और विकसित करके अपनी पुस्तक, जो कि इनकी पुस्तक थी ऑप्टिक्स के नाम से, ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स नाम से इनकी पुस्तक थी। तो इस पुस्तक के अंदर इस मॉडल को और अधिक विकसित कर कर उसे जो है पब्लिश किया, और वो पुस्तक बहुत अधिक चर्चा में रही, बहुत ज़्यादा वो लोकप्रिय रही, जिसके कारण इस सिद्धांत को न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। यानी कि कणिका सिद्धांत दिया किसने था, दकार्ते ने, परंतु इन्होंने और विकसित कर लिया उसको, और विकसित करके अपनी पुस्तक में दिया, और पुस्तक क्योंकि लोकप्रिय बहुत ज़्यादा रही, तो ये सर आइजैक न्यूटन के नाम पर ही इसको न्यूटन का कणिका सिद्धांत आज हम कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस सिद्धांत में कुछ बातें कही जो कि हमें समझनी है। जैसे कि पहला पॉइंट आप देखिए, तो ये क्या कहता है कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत असंख्य हल्के तथा सूक्ष्म कण उत्सर्जित करता है। इन कणों को कणिकाएं कहा गया। प्रत्येक प्रकाश स्रोत में असंख्य कण उत्सर्जित होते हैं, और वो हल्के होते हैं और सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, और उन्हें क्या कहा गया, कणिकाएं कहा गया, यानी कॉर्पुसल्स कहा गया। अब ये फिर कहता है कि किसी समांग माध्यम में ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से चलती हैं। किसी समांग माध्यम में जो कणिकाएं हमने पहले पढ़ाई है, ये प्रकाश के वेग से सरल रेखाओं में चलती हैं तथा अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं। यानी कि अपने साथ क्या कैरी करती हैं, गतिज ऊर्जा को ले जाती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट इनका था, जब ये कणिका किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख पर गिरती हैं तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है। तो जब ये कणिकाओं के रूप में इन्होंने प्रकाश को बताया, तो जब ये कणिकाएं वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचेंगी तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। इसके अलावा चौथा पॉइंट इन्होंने और दिया, भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की कणिकाएं, जैसे कि प्रकाश में विभिन्न रंग होते हैं, तो उन सारे रंगों की कणिकाएं भी भिन्न भिन्न आकार की होती हैं, यानी कि उन सबके आकार भी अलग होते हैं। यानी इन्होंने तरंग दैर्ध्य का सिद्धांत इसमें नहीं आया, इन्होंने अपने ही आधार पर इन्होंने भिन्न भिन्न आकार की कणिकाएं बताई। तो इस प्रकार इन्होंने क्या करा कि एक न्यूटन का कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, परंतु इस सिद्धांत को अमान्य करार दिया गया। यानी कि ये सिद्धांत और ज़्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का संचरण, प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण, प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण, परावर्तन और अपवर्तन को तो परिभाषित किया जा सका। यानी कि इस सिद्धांत से इन तीनों जो ये घटनाएं हैं, परिघटनाएं, इनको तो न्यूटन ने जो है सत्यापित कर दिया कि ये ऐसा हो सकता है, परावर्तन हो सकता है इन कणिकाओं के माध्यम से, अपवर्तन हो सकता है, प्रकाश सीधी रेखा में संचरण कर सकता है। परंतु इस कणिका सिद्धांत के द्वारा कौन से नियम प्रतिपादित नहीं हो पाए, जो कि थे व्यतिकरण, यानी कि प्रकाश में व्यतिकरण होता है वो हम नहीं कर पाए, साथ में ध्रुवण होता है प्रकाश में, वो भी नहीं हो पाया, प्रकाश का ध्रुवण भी हो सकता है, वो नहीं हो पाया, उनसे कणिका सिद्धांत से नहीं सत्यापित हो पाया। इसके अलावा व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन, यानी कि ये घटनाएं इस सिद्धांत से सत्यापित नहीं हो पाई, उसके बाद न्यूटन ने कहा कि प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल विरल माध्यम में ज़्यादा होती है। यानी कि यदि प्रकाश विरल माध्यम में है और उससे सघन में जा रहा है तो प्रकाश की चाल विरल में ज़्यादा होगी, जबकि सघन में कम होगी। और एक वैज्ञानिक थे फोको, क्या नाम है उनका, फोको, नाम मैं कहीं लिख देता हूँ, फोको नाम से वैज्ञानिक थे। इस वैज्ञानिक ने सन 1850 में यह सत्यापित किया अपने प्रयोग उन्होंने किया कोई, और उस प्रयोग से सत्यापित किया कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम होती है और विरल माध्यम में उसके तुलना में ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से इस न्यूटन के कणिका सिद्धांत को अमान्य घोषित किया गया, यानी कि ये अमान्य हो गया। इसका मतलब प्रकाश जो है वो
कणिका सिद्धांत पर नहीं कार्य करते, यानी कि कण प्रकृति को जो है इस जो है सिद्धांत के द्वारा नकार दिया गया। तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो उसके बाद में फिर हाइगन्स का सिद्धांत आएगा। तो हाइगन्स के सिद्धांत से पहले हम पढ़ेंगे तरंगाग्र। बच्चों आप समझते हैं तरंगाग्र क्या होता है? तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट होता क्या है? तो वेव फ्रंट आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि जब आप किसी तालाब के आसपास जाते हो तो तालाब में एक पत्थर आप फेंकते हो, तो तालाब में पत्थर जहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ इस पृष्ठ पर गिरता है, यहाँ पर इस जगह पर गिरता है, तो इसके चारों ओर पानी के अंदर इस प्रकार की तरंगे उठनी प्रारंभ हो जाती हैं। इस प्रकार से गोलीय रूप में तरंगे उठती हैं और ये क्या होते हैं? वृत्ताकार वलय होते हैं। क्या होते हैं? तरंगों के वृत्ताकार वलय। वृत्ताकार वलयों के रूप में तरंगे बननी प्रारंभ हो जाती हैं। यदि हम इस बिंदु से, जहाँ पर हमने पत्थर फेंका है, इस बिंदु से यहाँ तक एक लंबवत पृष्ठ खींचें, जैसे कि हम कहते हैं कि एक लंबवत पृष्ठ हमने इस प्रकार से खींच लिया, इस लंबवत रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान रूप से कंपन करता है। क्या करता है? समान रूप से कंपन करता है और समान दोलन की स्थिति में होता है, यानी कि समान रूप से दोलन करता है। इसी प्रकार यदि मैं इस बिंदु से और भी लंबवत रेखाएं खींचता हूँ, इस प्रकार से इसके ऊपर लंबवत रेखा खींचता हूँ, तो जो भी बिंदु इस रेखा पर होंगे वो सारे क्या होंगे? वो सारे समान रूप से कंपन करेंगे, समान दोलन की अवस्था में होंगे। तो इन बिंदुओं का जो पथ होगा वो तरंगाग्र कहलाता है। जो ये बिंदु होंगे इनका जो बिंदु पथ होगा वो तरंगाग्र कहलाता है। समझ गए आप? तो तरंगाग्र के लिए कुछ हमने ये परिभाषा लिखी है। तो वो क्या है? किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में, यानी समान रूप से कंपन कर ले। जैसे कि आप इसमें मान सकते हो कि हम एक, चाहे इसमें लंबवत पृष्ठ यदि हम खींच दें इस प्रकार से, तो इस लंबवत पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो समान कला में होता है, यानी कि समान दोलन, समान रूप से दोलन करता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? हम तरंगाग्र कहते हैं। तो इस प्रकार का जो पृष्ठ होगा वो तरंगाग्र कहलाता है। तो किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तो किसी समांग माध्यम में, समांग माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पानी का सारा माध्यम समांग माना जाएगा। तो किसी समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। जहाँ तरंग का संचरण होगा उसकी दिशा के सदैव ये लंबवत होता है। यानी कि मैंने बताया कि तरंग की दिशा कैसी थी? गोलीय थी इस प्रकार से, और ये हमने पृष्ठ कैसा लिया? लंबवत पृष्ठ लिया। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा को, जो तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से किरण दिखाई गई हैं। तो मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये तरंगाग्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र प्लेन वेव फ्रंट। दूसरा होता है गोलीय तरंगाग्र स्फेरिकल वेव फ्रंट, और बेलनाकार तरंगाग्र यानी कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो समतल तरंगाग्र क्या होता है वो थोड़ा बताता हूँ मैं। यदि हम मान के चलें कि कोई यहाँ प्रकाश स्रोत है और वो एक दिशा में प्रकाश फेंक रहा है, प्रकाश एक दिशा में जा रहा है, तो उस एक दिशा में जब प्रकाश जा रहा है तो यदि हम उसके लंबवत, प्रकाश इधर जा रहा है, हम उसके लंबवत ये पृष्ठ बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? काल्पनिक पृष्ठ हमने मान लिया कि ये पृष्ठ है लंबवत, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है और ये पृष्ठ है, 4 पृष्ठ हमने लंबवत दिखा दिए। तो इस लंबवत पृष्ठ पर स्थित चाहे कोई भी बिंदु हो, चाहे वो कहीं पर भी बिंदु हो, तो उस पर जो किरणें होंगी वो एक साथ पहुंचेंगी, चाहे वो ये बिंदु हो, चाहे वो यहाँ बिंदु हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। तो इन बिंदुओं पर किरणें क्या पहुंचेंगी? प्रकाश किरणें एक साथ पहुंचेंगी। तो यानी कि सारे जो कण हैं वो एक साथ कंपन करेंगे। तो सारे कण एक साथ कंपन करेंगे तो सारे कण ही एक साथ दोलन की अवस्था में कहे जाएंगे। तो इस प्रकार का जो वेव फ्रंट होता है, यानी कि तरंगाग्र होता है, इसे हम कहते हैं समतल तरंगाग्र। ठीक है? और इसमें जो आपकी प्रकाश किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में होती हैं। ठीक है? सीधी रेखा में होती हैं। इस प्रकार आता है गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र में हम क्या कहते हैं कि गोलीय तरंगाग्र में हम एक बिंदु स्रोत ले लेते हैं, यानी कि बिंदु स्रोत, गोलीय स्रोत ले लेते हैं, बिंदु स्रोत। उस बिंदु स्रोत से हम मानते हैं कि चारों दिशाओं में किरणें निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? चारों दिशाओं में किरणें जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, उधर भी जा रही हैं। तो हमने एक तरफ का दिखाया केवल। तो उसमें हम कहते हैं कि कुछ दूरी पर किरणों, जिस दिशा में किरणें जा रही हैं, तो उसमें कुछ दूरी पर हम इसको केंद्र मानकर, यदि इसके केंद्र मानकर एक गोलीय वेव फ्रंट खींचें। गोलीय तो आप जानते हो ना, ये गोलीय इस प्रकार से।
तो गोलीय वेव फ्रंट खींच लें हम इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम गोलीय वेव फ्रंट खींचते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको अच्छी तरह से। तो ये गोलीय वेव फ्रंट खींच लिया, और इस गोलीय वेव फ्रंट का ये इतना हिस्सा है, ये जैसे कि मान लीजिए मैंने इतना हिस्सा ख़त्म कर दिया। तो कितना हिस्सा दिखाया मैंने इसमें आपको? केवल ये हिस्सा दिखाया है, ये हिस्सा दिखाया है, ये वाला हिस्सा। तो गोलीय वेव हमने पृष्ठ खींच लिया। तो इस प्रकार से हम गोलीय पृष्ठ जो है विभिन्न दूरियों पर खींच लेते हैं। किसे? इसे केंद्र मानकर, इसे केंद्र मानकर, और प्रकार से ऐसे हम काल्पनिक पृष्ठ खींच लें, इस प्रकार से पृष्ठ खींच लें। तो ये क्या कहलाएंगे? गोलीय तरंगाग्र कहलाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो भी बिंदु स्थित होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, उस तक जो तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे एक साथ पहुंचेंगी, और वो कण क्या है? एक साथ कंपन करेंगे। यानी कि इनके ऊपर जो स्थित कण होंगे उन तक तरंगे एक साथ पहुंचेंगी इस स्रोत से, और वो एक साथ कंपन करेंगे। और जब वो एक साथ कंपन करेंगे तो ये पृष्ठ क्या कहलाएगा? गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। इसी प्रकार आता है बेलनाकार तरंगाग्र, यानी कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। हम कहते हैं कि एक कोई रेखीय स्रोत है, तो रेखीय स्रोत क्या करेगा? रेखीय स्रोत चारों दिशाओं में मतलब प्रकाश फेंकता है। क्या करता है? चारों दिशाओं में प्रकाश फेंकता है वो। तो चारों दिशाओं में जब प्रकाश फेंकता है तो हम इस रेखीय स्रोत को केंद्र मानकर जब हम एक जो है बेलनाकार जो है पृष्ठ खींचते हैं। बेलनाकार पृष्ठ किस तरह का खींचोगे आप? इस प्रकार का बेलनाकार पृष्ठ होता है, यानी कि आपने बेलनाकार पृष्ठ इस प्रकार का खींच लिया। तो जब एक बेलनाकार पृष्ठ खींच लेते हो तो इस बेलनाकार पृष्ठ के ऊपर चाहे कोई भी कण हो, चाहे किसी भी जगह हो, तो उस तक प्रकाश जो है इस एकवर्णी स्रोत का वो एक साथ पहुंचेगा, एक रेखीय स्रोत का एक साथ पहुंचेगा। और एक साथ पहुंचने के कारण जो कण होंगे वो एक साथ कंपन करना प्रारंभ करेंगे, और एक साथ दोलन की समान कला में होंगे वे। तो जब दोलन की समान कला में होंगे तो ये जो पृष्ठ बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। तो ये समझना जरूरी था तरंगाग्र किस तरह से होता है। कई बार क्या होता है कि हम IIT JEE की परीक्षाओं तक पहुंच जाते हैं, आपके मेडिकल की परीक्षाओं तक पहुंच जाते हैं, और हमें इनके सही मायने में अर्थ भी नहीं पता होते कि क्या चीज़ें होती हैं। और क्योंकि इन क्लासेस में आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना भी पड़े इन कंसेप्ट की, परंतु जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं, जैसे कि आप जो है IIT JEE या मेडिकल के लिए तैयारी करते हैं, तो उनमें आपको इनकी नीड होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो IIT JEE के पर्पज़ से या मेडिकल के पर्पज़ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हम अपनी वीडियोस के अंदर बता रहे हैं। तो आपको ये समझने चाहिए, क्योंकि आपको 12th करके यही नहीं रहना है। आपको 12th के बाद में IIT JEE, मेडिकल वगैरह की, इंजीनियरिंग वगैरह की इनकी परीक्षाएं देनी है, और वहाँ पे आपको जो है एज ए इंजीनियर या फिर एज ए डॉक्टर के रूप में आपको प्रशिक्षण लेना है। तो इसलिए कंसेप्ट को हमारे बहुत अच्छी तरह समझे, क्योंकि हम बहुत डिटेल में खोलकर इन चीज़ों को बता रहे हैं। ठीक है, तो होप यू एंजॉयड द वीडियोस। तो अच्छा लगा हो यदि वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब जो इसका हाइगेंस का आपका तरंग सिद्धांत था वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, और हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिए। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।